हैव ए नाइस डे प्यारे विद्यार्थियों और मेरे मित्रजनों। आपका दिन शुभ रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया का पार्ट 2 आज पढ़ाने जा रहा हूँ। पार्ट फर्स्ट, इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको 5 महत्वपूर्ण पॉइंट्स के आधार पर बता दिया था कि इनका ओरिजिन क्रॉसोप्टेरिजियन फिशेज से हुआ है। अब पॉइंट क्या थे वो? प्रॉब्लम ऑफ लिविंग ऑन लैंड, यानी जो मछलियां जल से निकल करके स्थल पे आई और एम्फीबाया से नेचर उभयचर रूप में बदली, उनके लिए क्या क्या समस्याएं आई वो बताई थी। अब बता रहा हूं मैं आज आपको अदर मॉडिफिकेशंस और क्या रूपांतरण हुए। 6th पॉइंट है आइज। आपको पता है पानी के अंदर एक्वेटिक नेचर में होता है एनिमल, तो आंखें जो होती हैं उनको न लेक्रामाइल ग्लैंड की आवश्यकता होती है, न कोई सीक्रेशन की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो पानी से साफ होती रहती है। यहां पर जब स्थल पे आए तो आंखें कुछ हेड से ऊपर उठी, डर्मल आउटग्रोथ हुई और अश्रु ग्रंथियां और एक ड्रेन यानी नलिका बनी जो इनकी क्लींसिंग या सफाई करती हैं। और आंखें कुछ हद तक बॉडी सरफेस से ऊपर एलिवेट यानी उठ गई। ये मॉडिफिकेशन है विजन इन द एयर, यानी ये स्थल पे आने के बाद में हवा में या वायवीय जीवन में कैसे देखें। स्टार्ट करते हैं। द आइज फॉर्मरली बार्थ बाई वाटर। पहले फॉर्मरली का मतलब पहले जब ये जलीय थे यानी क्रॉसोप्टेरिजियंस यानी फिशेज में, वुड बी स्पेशली सेंसिटिव टू दी न्यू कंडीशंस। जो शुरुआत के अंदर जल से स्नान करती थी आंखें, अब नए वातावरण में आने के बाद में इनके सामने ये बहुत ही विशेष प्रकार की संवेदनशीलता दिखाती हैं। न्यू कंडीशंस या न्यू इन्वायरमेंट मस्ट आइदर और आएगा, आइदर डेवलप ए हॉर्नी श्रृंगीय प्रोटेक्टिव कवर, या तो ये आंखें अपने चारों ओर श्रृंगीय और सुरक्षात्मक कवर या आवरण उत्पन्न कर लेती हैं, या प्रोड्यूस सॉफ्ट आईलिड्स आउट ऑफ द डर्मल फॉल्ट्स, या ये चिकने या मुलायम आईलिड्स नेत्र पलके आउट ऑफ द डर्मल फॉल्ट्स, डर्मिस से बने हुए फॉल्ट्स के द्वारा अपने में जैसे पलके होती हैं आई फॉल्ट्स, वैसे ये विकसित कर लेती हैं लैंड पे आने के पश्चात। इन आइदर केस, दोनों प्रकार के रूपों में, लेक्रिमल ग्लैंड एंड ड्रेन वुड बी नीडेड फॉर क्लींसिंग द आई बॉल। यहां दोनों प्रकार के केसों में अश्रु ग्रंथियां और एक नली जिसके द्वारा जो सीक्रेशन स्रावित हो रहा था, मुलायम सॉफ्टर, उनकी आवश्यकता पड़ी फॉर द क्लींसिंग ऑफ आई बॉल, नेत्र गोलक को बार बार सफाई करने के लिए। क्लींसिंग का मतलब सफाई करना। द आइज वुड हैव टू बी समवॉट एलिवेटेड। आइज जो है वो कुछ हद तक ऊपर की तरफ उठ गई, फ्रॉम द सरफेस, शरीर से ऊपर, एंड मॉडिफाइड फॉर विजन इन द एयर,
ये रूपांतरित हो गई अब एयर या बाह्य स्वतंत्र वातावरण में देखने के लिए। 7th पॉइंट आ रहा है मॉडिफिकेशन नेजल पैसेज। आपने फ्रॉग एंड टॉड्स में देखा होगा, मुख बंद होता है तो अपने निचले वाले गलफड़े को ऊपर उठाता है, बार बार ऊपर उठाता है, नीचे की तरफ ले जाता है, तो नॉस्ट्रिल्स होते हैं जिसके द्वारा हवा मुख गुहा के अंदर बकल कैविटी के अंदर प्रवेश करती है। इसका मतलब नॉस्ट्रिल नेयर्स या नॉस्ट्रिल या नेयर्स नासा छिद्र उपस्थित होते हैं। एज द लंग डेवलप्ड, यानी लंग्स डेवलप हुए, द नेजल पैसेज एक्सटेंडेड टू फॉर्म ए इंटरनल लेयर्स। आंतरिक नासा छिद्र डेवलप हो गए। फेफड़ों के साथ साथ इन मछलियों में, या जैसे एम्फीबियन की तरफ ये प्रोग्रेस कर रही हैं, जैसे एम्फीबियंस की का इवोल्यूशन उद्विकास कर रही हैं, आंतरिक नासा छिद्र बन गए। फॉर द इंक्रीज ऑफ एयर व्हेन द माउथ इज क्लोज्ड, ज़्यादा से ज़्यादा हवा या ऑक्सीजन शरीर के अंदर मुख गुहा के अंदर प्रवेश करे और ब्लड का प्यूरिफिकेशन करे, ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करे या ब्लड को शुद्ध करे जब मुख बंद होता है तब। टू कीप द नेजल पैसेज clean, a muscular closing device would be required at the outer end of each nasal inlet। अब इनको एक डिवाइस या यंत्र जैसी संरचना माध्यम की आवश्यकता पड़ी नेजल पैसेज को क्लीन और जो नेजल इनलेट्स होते हैं जिसके द्वारा बाहर से जो छिद्र खुलता है अंदर की ओर, उसको इनलेट बोलते हैं। उनको एक मस्कुलर स्ट्रक्चर बनी थी, मस्कुलर क्लोजिंग डिवाइस, मांसपेशियों की बनी हुई संरचना जो इनको नेजल इनलेट को बाहर की ओर से क्लोज कर लेती है जब ये जंतु पानी में जाते हैं वापिस तब। द नेजल पैसेज वुड रिक्वायर टू केप्ट मॉइस्ट बाय ग्लैंडुलर सीक्रेशन। नेजल पैसेज यानी नासा गुहिका, अपने में जैसे नासा छिद्र बाहर की तरफ खुलते हैं और जाके ट्रेकिया में खुलते हैं, वैसे बीच के अंदर नाल पाई जाती हैं, नेजल के नाल। वो मुलायम रहनी चाहिए, सॉफ्ट रहनी चाहिए। किसके कारण से? ग्रंथिल स्त्रावों के द्वारा, ग्लैंडुलर सीक्रेशंस के द्वारा मुलायम बने रहते हैं। सेंस ऑर्गन्स 8th पॉइंट आ रहा है, इफ द फर्स्ट टेट्रापोड वर टू सक्सीड ऑन लैंड। सबसे पहले बनने वाला जो चतुष्पादी या टेट्रापोड जब लैंड पे रहने के लिए सफल हुआ, द सेंस ऑर्गन ऑफ द फिश, जो मछलियों में पाए जाने वाले जो संवेदांग थे, सेंस ऑर्गन या संवेदी अंग थे, वुड हैव टू अंडरगो कंसिडरेबल मॉडिफिकेशंस, जो किस में चले गए? विचारणीय रूपांतरों में रूपांतरण हुआ है इसमें, यानी महत्वपूर्ण या पर्याप्त। इनमें कंसिडरेबल का मतलब विचारणीय भी होता है, महत्वपूर्ण भी होता है, पर्याप्त भी होता है, मॉडिफाई हो जाता है, रूपांतरित हो जाता है। इसके 2 कारण बताए हैं, ए और बी। ए में मछलियों के अंदर आपको पता है लेटरल लाइन ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है जिसके ऊपर सेंसरी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, वुड बी नो लॉन्गर रिक्वायर्ड। अब स्थल पे आने के बाद में इन लेटरल लाइन ऑर्गन यानी जो रिसेप्टर्स होते हैं, सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं, उनकी आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ी।
तो अब इनकी आवश्यकता नहीं है। सेकंड बी ले रहे हैं सेंस ऑर्गन में, ऑडिटरी, ऑप्टिक एंड ऑल्फैक्टरी सेंटर्स। ऑडिटरी हियरिंग के लिए काम आता है, ऑप्टिक विजन के लिए काम में आता है, ऑल्फैक्टरी स्मेल के लिए काम में आता है। वुड गेन ए हायर इंपॉर्टेंस, इनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ी या बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। डिमांडिंग इन सम केसेज, डिमांडिंग का मतलब जरूरत पड़ी, डिमांड पड़ी। डिमांडिंग इन सम केसेज, कुछ केसेज में फंडामेंटल चेंजेस इन द स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गन्स, इनके जो जितने भी ऑडिटरी, ऑप्टिक, ऑल्फैक्टरी ऑर्गन्स थे उनके अंदर संरचनात्मक, उसके अंगों के अंदर संरचनात्मक परिवर्तन हुए। 9th पॉइंट ले रहे हैं मस्कुलेचर का। मांसपेशियों का काम क्या है? आंखों को, नेत्रों को गति देना। पलकें बंद होती हैं, खुलती हैं, मसल्स के द्वारा होती हैं। तो मस्कुलेचर में देखिए, या ऊपर की तरफ उठती है, मसल्स के द्वारा उठती है, बॉडी सरफेस से। इफ द हेड वर फ्लैट एज दैट ऑफ मैनी फ्रॉग्स, अगर हेड चपटा होता था जैसे कि फ्रॉग्स एंड टॉड्स में पाया जाता है। स्पेशल मसल्स टू रेज द आई अबव द सरफेस ऑफ द स्कल, यानी हेड से ऊपर आंखें उठ गई मांसपेशियों की सहायता से। स्कल से ऊपर, हेड तो बोलते हैं एंटीरियर पार्ट of the body in which concentration of the sensory organs present would be needed, आवश्यकता पड़ी, if the eye were to be at all efficient, यानी सभी प्रकार के जितने भी कार्य करने के लिए नेत्रों को जो कार्य करने थे, ऑल एफिशिएंट का मतलब सकुशल, जितने कार्य करते थे, करने की आवश्यकता पड़ी, इसलिए इन मस्कुलेचर की या मसल्स की आवश्यकता पड़ी। नीडेड इफ द आइज वर टू बी एट ऑल एफिशिएंट, अगर नेत्रों की सभी प्रकार के कार्यों में यानी विजन की दृष्टि से देखा जाए तो देखने के लिए ये एकदम सक्षम हो गए, नेत्र हो गए थे। नेक्स्ट पॉइंट ले रहे हैं 10th हंगजा, यानी हंगजा का मतलब है लटका हुआ जबड़ा। लटका हुआ जबड़ा, द लूजली हंग jaw of the majority of teleost would have to be firmly fixed to the brain case, यानी टीलियोस्ट मछलियों में यानी अस्थिल मछलियों में या बोनीफिशेज के अंदर, अधिकतर बोनीफिशेज के अंदर जो लूजली लटका हुआ जबड़ा जो था वो घनिष्ठता से या फर्मली फिक्स टू द ब्रेन केस, ब्रेन केस या क्रेनियम या स्कल या ब्रेन बॉक्स के साथ में सघनता से जुड़ा हुआ होता है। The loosely hung jaw of the majority of teleost would have to be firmly fixed to the brain case. जो लटका हुआ जबड़ा था वो किसके साथ में जाकर के जुड़ जाता है? ब्रेन केस या ब्रेन बॉक्स या स्कल के साथ में। हाउ, अब यहां आ रहा है हाउ द फर्स्ट टेट्रापोड accomplished
ऑल दीज चेंजेस विल नेवर बी नॉन। किस प्रकार से ये फर्स्ट प्राथमिक टेट्रापॉड, किस प्रकार से ये प्राथमिक टेट्रापॉड का बनना पूर्ण हुआ और इसके साथ साथ में कैसे ये परिवर्तन हुए, इसके बारे में नेवर बी नॉन, ज्ञान नहीं हो पाया है और ज्ञात करना आसान भी नहीं है। द एविडेंस अवेलेबल शोज कंक्लूसिवली, जो प्रमाण हैं अंतिम दौर के द एविडेंस अवेलेबल जो प्राप्त हैं, शोज कंक्लूसिवली यानी अंतिम दौर में, दैट इट वाज नॉट बाय सच सडन रिवोल्यूशन as maintains in the metamorphosis of paleontologist data is the proof of how slight a structural alteration change। मतलब क्या हुआ कि जितने भी अपने पास पैलियोंटोलॉजिस्ट या पैलियोंटोलॉजिकल डाटा, पैलियोंटोलॉजिस्ट यानी जीवाश्म विशेषज्ञों को जीवाश्मीय जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं उनके आधार पर अपन ये कह सकते हैं कि इतनी द्रुत गति से रिवॉल्यूशन नहीं हुआ है, क्रांति नहीं हुई है कि अचानक ही ये जो फिश या मछलियां जो होती हैं वो लैंड के ऊपर आकर के एम्फीबिया में मॉडिफाई हो जाती हैं या फिशेस से एम्फीबियंस का ओरिजिन हो जाता है। ये पैलेंटोलॉजिकल डाटा बता रहे हैं। यहां क्या कह रहा है साथ में, प्रिमिटिव फिश एंसेस्टर इनटू द फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट्स, यानी प्रिमिटिव यानी प्राथमिक मछलियों के जो पूर्वज थे वो फर्स्ट लैंड वर्टिब्रेट्स के रूप में प्रकट होना इतना आसान नहीं है, बहुत समय लगा था। इस इवोल्यूशनरी लॉन्ग पीरियड के कारण से ये सब कुछ संपन्न हो पाया। सिमिलरली द फर्स्ट रेप्टाइल इवॉल्व्ड, सबसे पहले जो रेप्टाइल्स इवॉल्व हुए फ्रॉम एक जंतु का समूह आ रहा है और एक जंतु बोल रहा हूं मैं, एम्बोलोमेरस या एम्बोलोमियर्स। एम्बोलोमियर्स क्या होते हैं? फर्स्ट इवॉल्व्ड reptile like amphibians in early Cambrian Carboniferous period. They were strongly specialized and semi-aquatic predators। अर्ध जलीय यानी कार्बोनिफेरस पीरियड के अंदर तो ये विकसित हुए थे और कभी स्थल पे कभी जल में यानी सेमी एक्वेटिक होते थे और ये शिकारी के रूप में विद लंबी बॉडी पाई जाती थी और अंडुलेटिंग टेल पाई जाती थी जिसकी सहायता से ये तैरते थे। ये फर्स्ट रेप्टाइल्स इवॉल्व्ड फ्रॉम Embolomerus या Embolomiers amphibians and first mammals from cynodont reptiles by very gradual steps। फर्स्ट मैमल्स स्तनधारी प्रकट हुए साइनोडोंट रेप्टाइल से। साइनोडोंट को डॉग टिथ भी कहते हैं और थेरेप्सिड्स में आते हैं और ये अपीयर हुए थे परमियन पीरियड में, पैलियोजोइक के परमियन पीरियड में।
जिससे ये मैमल्स, फर्स्ट मैमल्स बने थे। बट बाय वेरी ग्रेजुअल स्टेप्स, बहुत धीरे धीरे चरणों में, बाय ग्रेजुअल यानी धीमी गति से, स्टेप्स या पद या कदम या चरणों में बने थे। यहाँ साथ में एम्फीबिया के साथ साथ में रेप्टिलिया और मेमेलिया का भी जिक्र किया है हंगजा में के नीचे, जो निचोड़ कंक्लूजन निकाला है इसके अंदर, ये देखो आप इसमें। नेक्स्ट पॉइंट है ईयर, नेत्र। 3 प्रकार के होते हैं, एक्सटर्नल, मिडल और इंटरनल। एक्सटर्नल ईयर अपने में तो पिन्ना के रूप में है, लेकिन अंदर किसके द्वारा खुल रहा है? एक कैनाल के द्वारा, एक कैनाल के द्वारा। और जाकर के किससे जाके टकरा रहा है? ईयर ड्रम से। वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर इन ईयर ड्रम इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। बाहर से आने वाली जो भी तरंगे होती हैं इससे जाके टकराती हैं, और टकराने के बाद में ये मिडल ईयर की तरफ भेज देती हैं। और मिडल ईयर में इसके अंदर बोन्स पाई जाती हैं। एक बोन का नाम बताया मैंने, जब जो शरीर, अपने शरीर में सबसे छोटी होती है मिडल ईयर में, स्टेपिस। और वहाँ से मिडल ईयर से जो वाइब्रेशंस होते हैं, साउंड वाइब्रेशंस होते हैं, वो इंटरनल ईयर की तरफ भेज दी जाते हैं। यहाँ क्या कह रहा था? ईयर विच इन द फिश is largely an equilibrium organ with some ability to pick up vibration in the water। जो मछलियों के अंदर पाए जाने वाला जो कर्ण या ईयर उपस्थित होता है, वो तो मछलियों के संतुलन में या साम्य को, इक्विलिब्रियम का मतलब साम्यावस्था, या अपन बोलेंगे बैलेंसिंग ऑर्गन की तरह कार्य करने, और साथ में पिकअप वाइब्रेशंस। इससे क्या निकलती थी? तरंगे निकलती थी, बट इन वाटर, लेकिन जल में निकलती थी। वुड हैव टू बी चेंज्ड सो एज टू पिकअप साउंड वेव्स from the air। would have to be changed। अब आगे लैंड पे आने के बाद में क्या हुआ? परिवर्तन हुआ। पिकअप साउंड वेव फ्रॉम द एयर, और वायु के अंदर से चलने वाली जो तरंगे होती हैं, साउंड वेव्स होती हैं, ध्वनि तरंगे होती हैं, उनको पिकअप करती हैं। थस to become a true organ of hearing as well as an organ of equilibrium। अब ये सुनने वाला एक वास्तविक ऑर्गन बन गया है, और इसके साथ साथ ये संतुलन बनाने में भी कार्य करता है। द ईयर ड्रम, द ईयर ड्रम, इट मैंने बताया है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। Sound waves travels through ear canal to reach the eardrum। Eardrum is the thin flap of skin that is stays tight like a drum। एक ड्रम जैसी मजबूत संरचना पाई जाती है। वाइब्रेट्स व्हेन साउंड हिट्स इट। जो वाइब्रेशंस इसको ईयर ड्रम के साथ में जाकर के टकराते हैं, दीज वाइब्रेशन मूव टू द टीनी बोन्स ऑफ द मिडल ईयर। इन तरंगों को मिडल ईयर की तरफ भेजने का कार्य करती हैं। विच सेंड वाइब्रेशन टू द इंटरनल, जो इन तरंगों को इंटरनल ईयर की तरफ भेजने के लिए कार्य करती है। क्या कह रहा है? ईयर ड्रम वुड हैव टू बी इंट्रोड्यूस्ड। अब ईयर ड्रम यहाँ विकसित हो गया है। विद ए बोनी कनेक्शन,
द स्टेपिस बिटवीन ईयर ड्रम एंड द इनर ईयर। इनर ईयर और ईयर ड्रम के बीच में मिडल ईयर बन गया, और मिडल ईयर के अंदर पाए जाने वाली एक बोनी कनेक्शन जो होता है वो है स्टेपिस। इन दोनों के बीच में एक हड्डी युक्त जोड़ या संयोजन या कनेक्शन बन गया। और यूं मानिए एक्सटर्नल ईयर और इंटरनल ईयर के बीच में पाए जाने वाली संरचना है। लेकिन एक्सटर्नल ईयर ड्रम नहीं होता। ईयर ड्रम को तो बोलते हैं कान का पर्दा, बाह्यकरण नहीं है ये। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट लिस्ट, 7 बिंदु मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें 12th पॉइंट आ रहा है। 5 पॉइंट पिछले वाले वीडियो में मैंने आपको बता दिए थे। हार्ट एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, आपको पता है मछलियों के अंदर एक आलिंद एक नीले, यानी हार्ट 2 चैम्बर्ड होता है। यहाँ पे 2 आलिंद और एक नीले बन जाएगा, यानी हार्ट 2 चैम्बर्ड से 3 चैम्बर्ड में परिवर्तित हो जाता है और 3 चैम्बर्ड में बदल जाता है। तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन के लिए बहुत अनुकूलित होता है। सिंस मीन्स वो नहीं, यहां है क्योंकि, या दूसरा नाम है जब से। सिंस द एडल्ट फ्रॉग हैज नो गिल्स, एडल्ट फ्रॉग के अंदर गिल्स नहीं पाए जाते हैं। दैट पार्ट ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम सर्विंग द गिल्स वुड नेचुरली हैव टू बी मॉडिफाइड। अब इनका स्थान सर्कुलेटरी सिस्टम ले लेता है। गिल वुड नेचुरली हैव टू बी मॉडिफाइड। गिल्स जो होते हैं वो प्राकृतिक रूप से रूपांतरित हो जाते हैं। द हार्ट वुड हैव टू बी चेंज फ्रॉम ए 2 to a 3 चैम्बर्ड कंडीशन। 1 ऑरिकल या एट्रियम या वेंट्रिकल से 2 आलिंद से 2 कक्षीय से त्रिकक्षीय अवस्था बन जाती है। फ्रॉम 2 to a 3 चैम्बर्ड कंडीशन टू अडेप्ट इट फॉर पल्मोनरी सर्कुलेशन, यानी फुफ्फुसीय परिसंचरण के लिए, क्योंकि फेफड़े डेवलप हो गए, के लिए हृदय के अंदर कक्षों की संख्या 2 के स्थान पे 3 बन गई। दीज, अब आ रहा है दीज एंड ए नंबर ऑफ अदर रेडिकल चेंजेज। यहां थोड़ा कर्सर के साथ में रहिए, ध्यान देना क्या कह रहा है। ये देखिए, दीज, ये यानी उपरोक्त जो पढ़े वो, एंड ए नंबर ऑफ अदर रेडिकल चेंजेस, और खूब सारे इनमें रोचक परिवर्तन हुए, उनको वुड हैव टू बी मेड टू ट्रांसफॉर्म ए मॉडर्न फिश इनटू ए मॉडर्न एम्फीबिया या एम्फीबियन। यानी ऊपर जो कारण बताए गए हैं उनके आधार पर और बाकी के जितने भी इनमें रोचक परिवर्तन हुए, उससे क्या बन चुका है, मेड टू ट्रांसफॉर्म, यानी जो आधुनिक समय में पाए जाने वाली मॉडर्न फिशेज जो होती हैं वो आधुनिक एम्फीबियंस में ट्रांसफॉर्म या रूपांतरित हो जाती हैं।
द चेंजेज दैट एक्चुअली टुक प्लेस, जो परिवर्तन हुए वो संगठित रूप से हुए। संगठित हो जाना, टुक प्लेस। हाउएवर, यानी इंस्पाइट ऑफ, इंस्पाइट ऑफ यानी तथापि, यानी इसके बावजूद भी। टुक देम यानी फिशेज इनटू एम्फीबियंस नेचर। वास्तविक रूप से देखा जाए तो ये जो वो परिवर्तन हुए, इन्होंने जो जल में रहने वाले फिशेज, विशेष तौर से क्रॉसऑप्टेरिजियन फिशेज, वो एम्फीबियंस प्रवृत्ति में, एम्फीबायस नेचर में, या जल और थल दोनों में या थल पर प्रकट हुए सबसे पहले ऐसे वर्टिब्रेट प्राणी का उद्भव पढ़ रहे हैं, उद्विकास पढ़ रहे हैं, पूर्ण हो चुका है। आपको दोनों वीडियोज को आप ढंग से वॉच करोगे, मेरी समझ में कोई ऐसा बिंदु, जटिल बिंदु नहीं है जो आपकी समझ में नहीं आएगा। माय डियर फ्रेंड्स, पीछे की प्रश्न पत्र, क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लो, 10-15 साल की। अल्टरनेटिव ये क्वेश्चन आता है, ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया, डिस्क्राइब डिटेल्ड अकाउंट ऑन ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया। हमारी यूनिवर्सिटी में तो पिछले साल ये प्रश्न आ चुका था और रिपीट भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं है। आजकल के एग्जामिनर्स की वो पता लगाते हैं कि लड़के क्या पढ़ते हैं, 1 वीक सीरीज पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, रेफरेंस बुक पढ़ रहे हैं, टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। बट पीजी के स्टूडेंट्स के लिए तो टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है, जिसमें पूरा टेक्स्ट बुक में टोटल मटेरियल यानी जो अपडेट नॉलेज है वो अवेलेबल ही नहीं है। उनको तो रेफरेंसेस बुक या आर्टिकल्स या जर्नल्स जो भी होते हैं उनके अंदर से गैदर, एकत्रित करना पड़ता है। आपकी समझ में आ गया होगा। इस कोरोना क्राइसिस में घर बैठे सुरक्षित रह करके, क्योंकि आपको प्रमोट कर दिया गया है, सेकेंड ईयर में अगर है तो उनको भी फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में कर दिया गया है बिना परीक्षा के, और एमएससी प्रवेश वालों को एमएससी फाइनल में प्रमोट कर दिया गया है। आपकी कोई परीक्षा नहीं हुई, अब एमएससी फाइनल की परीक्षा होने जा रही है। टाइम टेबल घोषित हो चुका है आपके पाठ्यक्रम के अनुसार। ये मैं फाइलोजेनेटिक्स का दूसरा टॉपिक पूर्ण किया है, ओरिजिन ऑफ एम्फीबिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।